हो जाएगा ये, ठीक है। अब ना बहुत टाइम पहले की बात है, फ्रांस में स्कूल्स में बहुत स्ट्रगल चल रहा था, क्योंकि कुछ बच्चे ना पढ़ाई के साथ ऐसा अच्छे से रहे नहीं, मतलब पढ़ ही नहीं पा रहे थे अच्छे से, ठीक है, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी उनको। तो टीचर्स को ऐसा लग रहा था कि यार ये लोग स्मार्ट नहीं है क्या, कुछ बच्चे स्मार्ट नहीं है क्या पढ़ाई में, ठीक है, या फिर वो कुछ अलग तरीके से सीखते हैं। तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने एल्फ्रेड बिने, एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनको बोला कि आप एक ऐसा टेस्ट बनाओ जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कितने कितने कैसे कैसे इंटेलिजेंट टाइम के बच्चे, ठीक है। तो बिने ने क्या करा, उन्होंने एक टेस्ट बनाया विद क्वेश्चन सूटेड फॉर डिफरेंट एज लेवल्स, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाए जो डिफरेंट डिफरेंट एज लेवल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेड थे। जब बच्चों ने उनको आंसर करा ना, तो उन्होंने फिर चेक करा कि विच एज ग्रुप्स क्वेश्चंस दे कुड सॉल्व, ठीक है। दिस गेव राइज टू द आइडिया ऑफ मेंटल एज। देखो ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। अगर एक 7 साल का बच्चा could solve questions meant for 10-year-old, 7 साल का बच्चा एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है जो 10 साल का बच्चा सॉल्व कर सकता है। बात समझो, एक 7 साल का बच्चा है, वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कौन सा, जो एक 10 साल के बच्चे के लिए बना हुआ है, तो उसके मेंटल एज 10 साल ही होगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखो तुम, 3 इडियट्स देखिए। 3 इडियट्स में जो आमिर खान का रोल था, ठीक है, आमिर खान का कैरेक्टर था, अगर तुम्हें याद हो तो वो जब स्कूल में था, ठीक है, तो वो अपने सीनियर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा था बोर्ड पे, और उसके प्रिंसिपल और वगैरह देख रहे थे, याद करो कि ये तो बहुत मतलब हाई स्कूल वाले बच्चों के सवाल है और ये बच्चा सॉल्व कर रहा है, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना। तो उसकी मेंटल एज उसके क्लास वालों से बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो अपने क्लास के कुछ 3-4 क्लास आगे वाले क्लास के मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है, अपने सीनियर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, ठीक है। और अब देखो एक 10 साल का बच्चा है, ठीक है, उससे सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं जो 7 साल के बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि वो अपनी एज से जो कम बच्चे जो अपनी एज से कम इजी वाले क्वेश्चंस है ना, उनको सॉल्व कर पा रहा है बस। तो उसकी मेंटल एज सिर्फ 7 ईयर्स ओल्ड हुई, जबकि वो है 10 साल का। तो इंटेलिजेंस सिर्फ आपकी एज के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट हाउ योर थिंकिंग मैचेस अ सर्टेन लेवल ऑफ क्वेश्चंस। अपन देखेंगे ना अच्छे से और समझ आएगा इसको। अब अमेरिका में देखो, आईक्यू का फाइनली यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, डिस्कवरी होती है। अ साइकोलॉजिस्ट नेम लुई टर्मन, अच्छे से ये ध्यान से याद रखना ये नाम, ठीक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही टुक बिनीज टेस्ट, ठीक है, और कुछ चेंजेस बनाए थे। ही ऑल्सो एडेड अ मैथमेटिकल फॉर्मूला टू गिव अ नंबर स्कोर फॉर इंटेलिजेंस। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, आई क्यू इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, ठीक है। अब देखो क्या होता है इधर, अपनी जो मेंटल एज होती है ना और क्रोनोलॉजिकल एज सेम नहीं होती। क्रोनोलॉजिकल एज अपने 10 साल जितने की तुम हो अभी, ठीक है, जैसे मैं 24 ईयर्स की हूँ, तो वो मेरी क्रोनोलॉजिकल एज है, मेरी रियल एज, ठीक है। अब अनन्या नाम की जो लड़की है वो टेस्ट लेती है, ठीक है, और उसके स्कोर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। जो 15 साल का बच्चा होता है ना, उसके लेवल के क्वेश्चंस उसने सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो उसकी मेंटल एज अपनी आई 15, जबकि वो है 10 साल की, मतलब कि उसको बोला जाएगा कि यार वो इंटेलिजेंट काफी, ठीक है। उसका जो आईक्यू लेवल है वो उसके क्लास वालों से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। अब देखो कैसे निकलेगा, आईक्यू इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन सी इंटू 100। एम ए क्या है उसका, 15। 15 डिवाइड बाई सी ए, सी ए क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज 10, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, तो 150 आई क्यू। तो तुम 150 आई क्यू समझ लो कितना ज्यादा है, अबव अबव एवरेज एकदम ही। शी इज वे अहेड ऑफ हर एज इन थिंकिंग स्किल्स, ठीक है, अपनी एज से भी ज्यादा वो अच्छा सोच रही है। एन आई क्यू ऑफ 100 मीन्स यू आर परफेक्टली एवरेज फॉर योर एज, बट एक प्रॉब्लम हो सकती है। दिस मेथड वर्क्स ओनली फॉर किड्स, क्यों, क्योंकि अपनी 16 साल की उम्र के बाद हमारी मेंटल एज नहीं बदलती। ध्यान से याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्वेश्चन आता है 16 साल की उम्र के बाद अपनी मेंटल एज नहीं बदलती, ठीक है। तो मेंटल एज क्या होगी 40 साल के आदमी की, जो 40 साल के आदमी जैसा सोच रहा है,
40 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, 100 बोरिंग और मीनिंगलेस होगा, ठीक है। तो तुम 16 साल के ऊपर अपनी वो एज ले ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी मेंटल एज तब उतनी ही रहेगी, ठीक है। अब मॉडर्न टेस्टिंग देखो, इस चीज को फिक्स करने के लिए ना अब टेस्ट के नए नए वर्जन भी आए थे। वन फेमस वन इज द स्टैनफोर्ड बिनेट 5th एडिशन, 2003 में बनाया गया था। ये ईयर वगैरह सब याद रखना, टेस्टिंग में काम आएगा। ये एमए और सीए को यूज नहीं करता था। इंस्टेड इट कंपेयर्स योर स्कोर टू अदर्स इन योर एज ग्रुप, तुम्हारे ही एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके स्कोर्स के साथ तुम्हारे स्कोर को कंपेयर करना। इट गिव्स 5 स्कोर्स इन 2 फॉर्मेट्स। देखो 5 एरिया में मेजर करता था ये। फ्लूइड रीजनिंग, ठीक है, सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम, जैसे कि हम एक न्यू पजल सॉल्व कर रहे हैं जो आपने कभी देखा नहीं है। नॉलेज, ठीक है, व्हाट यू हैव लर्नड। क्वांटिटेटिव प्रोसेसिंग, नंबर की स्किल्स, मैथ्स को अपने दिमाग में सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि दुकान पे अपन गए तो अंकल पता नहीं क्या आप बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, और वहीं अपने पास जो लड़का खड़ा है वो अच्छे से मतलब सॉल्व कर पा रहा है। अंकल जितना पैसा उसको पता है वो उसने पहले से दे दिया काट कूट के कि अंकल इतने पैसे हुए, मैंने कैलकुलेट कर लिया। विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग, ठीक है, स्पेसेस और मतलब शेप्स और साइज, मैप्स, इन सबको समझना। वर्किंग मेमोरी, ठीक है, इंफॉर्मेशन को यूज करना, रिमेंबर करना। अब वेशलर इंटेलिजेंस टेस्ट, अपने ना डेविड वेशलर के नाम की भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, डेविड वेशलर, ठीक है। वेशलर ने नया टेस्ट क्यों बनाया? मानो एक कॉलेज प्रोफेसर है, ठीक है, अ कॉलेज प्रोफेसर वॉक्स इनटू अ टेस्ट सेंटर एंड इज हैंडेड अ क्वेश्चन पेपर मेड फॉर 10-year-olds, पूरा पजल्स, मेमोरी, गेम्स और स्पेलिंग वर्ड्स है। तो बोलेगा कि मैं 10 साल का थोड़ी हूँ, मेरी एज का टेस्ट कहाँ है? वही डेविड वेशलर ने सोचा कि मैं बाकी एज ग्रुप के लिए भी टेस्ट बनाता हूँ, ठीक है, बच्चों के लिए टेस्ट बने हुए हैं पर मैं बड़ों के लिए भी बनाऊंगा, ठीक है। वेशलर मानता था कि इंटेलिजेंस ना हर एक लाइफ स्टेज पे अपने हर एक एज ग्रुप में डिफरेंट होती है, तो उसी के हिसाब से टेस्ट होनी चाहिए। वेशलर ने क्या करा, उसने ना 3 डिफरेंट टेस्ट बनाए थे, ठीक है, लाइक 3 डिफरेंट स्कूल यूनिफॉर्म्स फॉर डिफरेंट क्लासेस, वेस, विस्क और WPPSI। वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है, ये अडल्ट के लिए होता है 16 साल प्लस के लिए। वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ये 6 से 16 साल तक के बच्चों के लिए। वेशलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, ये 1.5-2, हाँ 2.5 साल से 7 साल तक के बच्चों के लिए होता है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए। ध्यान, ये तीनों तीनों टेस्ट के नाम ध्यान से याद होने चाहिए तुम्हें, बहुत ही पॉपुलर होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं, ठीक है। वो ऐसे नहीं बोलते, सिर्फ ऐसे नहीं बता देते कि हाँ ये पर्सन बहुत स्मार्ट है और ये नहीं है। इंस्टेड दे से दिस पर्सन इज स्ट्रॉन्ग इन मेमोरी, बट वो स्पीड और पावर के साथ थोड़ा स्ट्रगल करता है। मेमोरी अच्छी है इसकी, बट वो स्पीड और पावर में स्ट्रगल करता है। वो बताता है कि आप कहाँ वीक हो, कहाँ आप स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। इसको इसलिए बहुत यूज करा जाता है। अब टेस्ट कंस्ट्रक्शन, गुड टेस्ट कौन सा होता है, बुरा टेस्ट कौन सा होता है। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, जैसे कि तुम केक बना रहे हो, ठीक है, और तुम्हें मेजर करना है कि इसको कितना मीठा हमको बनाना है, स्वीट कितना बनाना है, ठीक है। तुम एक रूलर, एक स्केल ले रहे हो टू मेजर द स्वीटनेस। रूलर, तुम उसको मेजर कर पाओगे? क्वांटिटी को तुम स्केल से थोड़ी मेजर कर पाओगे। या फिर तुम मेजरिंग कप्स को यूज करोगे, तुम मेजरिंग कप्स को यूज करोगे, ठीक है। मेजरिंग कप। हाँ, तो बिकॉज यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल फॉर द रॉन्ग थिंग, हम गलत टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स एग्जैक्टली हाउ बैड टेस्ट वर्क इन साइकोलॉजी, ठीक है। तो वो आपको रिजल्ट तो दे देंगे, ठीक है, बट रिजल्ट आपको कुछ बताएगा ही नहीं जो आपको जानना है, तो वो टेस्ट यूजलेस होता है, ठीक है। इसलिए टेस्ट जब बनाते हैं तो बहुत ढंग से बनाते हैं, और ज्यादातर टेस्ट PhD के टाइम ही बनाते हैं। 2 चीजें ऐसी होती है जो एक टेस्ट को बहुत अच्छा बनाती है। एक होता है रिलायबिलिटी, मतलब कंसिस्टेंसी। जैसे कि देखो, अब निकोलस नाम का एक इंसान है, उसने एक पर्सनालिटी का टेस्ट लिया, फॉर एग्जांपल HSPQ, हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नहीं करा है अभी तो आगे करोगे तुम, बैचलर्स में नहीं करा तो मास्टर्स में करोगे। एक पर्सनालिटी का टेस्ट लिया, ठीक है, आज उसका एक स्कोर आया है, ठीक है, ध्यान से सुनना, आज उसका एक स्कोर आया है। अब 1 हफ्ते बाद छोड़ के वापस उसने वो टेस्ट लिया है, ठीक है, उसका स्कोर तब भी उतना ही आया है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो गया, तो अपन ये मानेंगे कि हाँ वो टेस्ट रिलायबल है, ठीक है, वो टेस्ट रिलायबल है। बट उसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि या तो निकोलस जो है पहली बार में उसने इजीली मतलब ऐसा टेस्ट को थोड़ा हल्के में ले लिया, दूसरी बार में उसने क्या करा, टेस्ट को बहुत सीरियसली लिया, ठीक है। पहली बार में उसने ऐसे करा, हाँ ठीक है ओके ओके, यस, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स,
हल्के में ले लिया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरी बार में उसने थोड़ा अच्छे से सॉल्व करा, ठीक है, तो उसके आंसर्स थोड़े से गलत आ सकते हैं, थोड़े डिफरेंट आ सकते हैं, ठीक है। ये अपना होता है रिलायबिलिटी, जब टेस्ट आपको सेम रिजल्ट देता है जब भी आप उसको लेते हो, ठीक है। फिर होता है वैलिडिटी, कितना वैलिड है, कितना मतलब वो बता रहा है कि हाँ टेस्ट उसको मेजर कर रहा है एग्जैक्टली व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, ठीक है। थिंक ऑफ इट लाइक एन आर्चरी गेम, यू आर ट्राइंग टू हिट द बुल्स आई, ठीक है। अगर आपका टेस्ट वैलिड है तो आपके जो एरोज हैं वो एक्चुअली टारगेट को हिट करेंगे। जैसे कि अगर एक टेस्ट है वो क्लेम कर रहा है कि हाँ मैं इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा हूँ, बट एक्चुअली वो मेजर कर रहा है कि हाउ गुड समवन इज एट गोल्फ, इट्स नॉट वैलिड। अगर एक टेस्ट है, जैसे कि मान लो ये टेस्ट है, ठीक है, ये टेस्ट है, ये बोलता है कि मैं स्ट्रेस को मेजर कर रहा हूँ कि कितना स्ट्रेस में है अभी इंसान, ठीक है। बट एक्चुअली जब अपन इसका देखें, स्कोर करके देखें, इंटरप्रिटेशन देखें, तो ये तो फिर वो अपन का ईटिंग डिसऑर्डर मेजर कर रहा है या हैप्पीनेस मेजर कर रहा है, तो ये टेस्ट ही वैलिड नहीं है, बिल्कुल वैलिड नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई टेस्ट ऐसा बोल रहा है कि मैं डिप्रेशन को मेजर कर रहा हूँ, तो फिर उसके आइटम्स भी वैसे होने चाहिए, ठीक है। इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्या होती है? लेट्स से समवन पासेस अ ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट विद फुल मार्क्स, ठीक है, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट होता है, उसमें आप पास हो गए, बट द मोमेंट दे गेट ऑन द रोड गाड़ी भिड़ा देते हैं। दिस मीन्स दैट द टेस्ट वाज वैलिड इनसाइड द टेस्ट रूम बट रियल लाइफ ड्राइविंग में नहीं, ठीक है। तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी मतलब ये कि जो टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं दे एक्चुअली मैच विद रियल वर्ल्ड बिहेवियर, ठीक है। जो आपके टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, वो आप रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में कैसा बिहेव करते हो वहां पे भी मैच होने चाहिए, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है? अब इमेजिन करो एक रवि नाम का बच्चा है, ठीक है, उसको ना स्कूल में पढ़ने में दिक्कत होती है, वो अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर पाता, दूसरों से भी हेल्प नहीं ले पाता, ठीक है। अपने दांत ब्रश करने में प्रॉब्लम आती है, कपड़े नहीं पहन पाता, दूसरों से कैसे बात करते हैं वो भी नहीं पता। इफ दीज डिफिकल्टीज स्टार्टेड व्हेन ही वाज चाइल्ड, अगर बचपन से ही उसको थी ना ये, ठीक है, और स्लो लर्निंग नहीं बोल सकते अपन उसको, तो ही माइट हैव समथिंग कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होती है, ठीक है। ये लाइफ में जल्दी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और बहुत इम्पैक्ट डालती है कि अपना ब्रेन कैसे डेवलप होता है। जैसे कि ईशान याद है तारे ज़मीन पर, वो शूलेस नहीं बांध पाता था ना, अगर किसी को याद है तो। सब लोग सो गए क्या? यस। नहीं नहीं नहीं। तो इसमें ना 3 चीज़ें यस डायग्नोज़ मैम, करने की, याद है। 3 चीज़ें होनी चाहिए डायग्नोज़ करने के लिए। आईक्यू स्कोर 70 से कम होना चाहिए, ठीक है, एवरेज 100 होता है क्योंकि वहीं पे अपन फॉल करते हैं। 70 से आईक्यू 70 से कम स्कोर हुआ ना आईक्यू स्कोर, तो फिर हाँ अपन माने जाएंगे कि वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, ठीक है। फिर लो अडेप्टिव फंक्शनिंग, अपनी मतलब कि बेसिक चीजें भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। शूलेस बांधने में भी हेल्प चाहिए, ब्रश करने में भी हेल्प चाहिए। चाइल्डहुड में स्टार्ट हो जाता है, सडनली नहीं अपीयर होता, अडल्टहुड में बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए डायग्नोसिस के लिए। अब DSM-5 में ना डोमेन्स होते हैं अडेप्टिव फंक्शनिंग के लिए। लेट्स टेक 3 फ्रेंड्स टू रिप्रेजेंट द डोमेन्स। कंसेप्चुअल लर्निंग स्किल्स, जैसे कि अमन है, वो मैथ्स, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। टाइम कैसे देखते हैं, 1:30 2 ढाई समझ नहीं आता, 4:30 समझ नहीं आता, 5:15 समझ नहीं आता, उसमें बहुत स्ट्रगल करता है। सोशल स्किल्स, इंटरेक्शन स्किल्स, सारा नाम की लड़की है जो दोस्त इजीली नहीं बना पाती, बहुत अपने खुद के इमोशंस को नहीं समझ पाती, बहुत पुअरली, मतलब उस पुअर इमोशनल स्किल्स हैं, पुअर इंटरेक्शन स्किल्स है उसमें, ठीक है। प्रैक्टिकल डेली लाइफ स्किल्स, जैसे कि जो जॉन है, ठीक है, नहाना भूल गया, ठीक है, पैसे जमा नहीं कर पा रहा, इकट्ठे नहीं कर पा रहा, मैनेज नहीं कर पा रहा, खाना नहीं बना पा रहा, पानी लेने तक में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये 3 डोमेन्स होते हैं अपने DSM-5 में जो अपन देखते हैं डायग्नोसिस के लिए, कंसेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ना लेवल्स होते हैं, इसको एक सीडी की तरह मानो। सम पीपल आर ऑन द लोअर रंग्स, ठीक है, अदर्स इवन लोअर, ठीक है। जितने जितने वो लोअर होंगे ना, जितने जितने वो नीचे होंगे, उतनी ज्यादा उनको हेल्प की जरूरत होगी। अब देखो, फर्स्ट लेवल होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ठीक है, 1 2 3 4। माइल्ड में क्या होता है, जैसे कि एक लड़का जो बेसिक चीजें कर पाता है, बट बैंक का काम समझने के लिए ATM, ठीक है, और मतलब कि
पैसे कैसे ट्रांसफर करने हैं, कैसे लाने हैं, कैसे जमा करने हैं, उसके लिए हेल्प चाहिए उसको, ठीक है। इंडिपेंडेंटली रह सकता है, थोड़ा बहुत खाना बना सकता है, सफाई कर सकता है, बट बाकी चीज़ों के लिए हेल्प चाहिए, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डिसीजंस में हेल्प चाहिए। मॉडरेट, ठीक है, नीड्स रेगुलर हेल्प विद डेली टास्क। ग्रोसरी शॉपिंग, एक सेकेंड रुकना। हाँ सॉरी, ग्रोसरी शॉपिंग हो गई, ठीक है, या बस से कहीं जाना हुआ, ऑटो बुक करना हुआ, तो उसमें भी हेल्प चाहिए होगी उस इंसान को। सीवियर में तो कांस्टेंट सुपरविजन चाहिए, आप एक बार भी मतलब अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उनको नहलाना पड़ेगा, ठीक है, उनको सुलाना पड़ेगा, उनको खाना खिलाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा आपको, उनको ड्रेस करना पड़ेगा। प्रोफाउंड में कंप्लीटली कंप्लीटली दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, ना वो बोल सकते हैं, ना वो चल सकते हैं, बहुत वीक होते हैं, ठीक है, और मतलब कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होता उनका, हर चीज़ के लिए वो आप पे डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। तो इनकी जो लाइफ होती है वो सबसे ज़्यादा टफ होती है, और जिनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं, ठीक है, उनकी भी लाइफ टफ होती है। कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं, ठीक है? जैसे कि एक गार्डन इमेजिन करो जहाँ पे ना पौधे हैं ना वो उग नहीं रहे अच्छे से, क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट बहुत अनहेल्दी है, बाहर के कॉजेज़, एक्सटर्नल कॉजेज़, ठीक है? जैसे कि ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, ठीक है, टॉक्सिक एयर होती है, ठीक है, उसमें उनको प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल रहा, ठीक है, मेडिकल केयर अच्छे से नहीं मिलती, ठीक है। तो ये सारे अपने एनवायरनमेंट के कारण हैं, ठीक है। फिर आते हैं अपने बायोलॉजिकल रीजंस, इंटरनल कॉजेज, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, ठीक है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ठीक है, जैसे कि अगर जो मम्मी है वो प्रेगनेंसी में उन्होंने अल्कोहल पिया हो, तो वो बच्चे के दिमाग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। फिर फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है, एक जीन होता है ऑन एक्स क्रोमोसोम जो ढंग से काम नहीं करता, और ये मोस्टली बॉयज़ में होता है, ठीक है। तो ये सारे अपनी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कॉज होते हैं। अब जस्ट बिकॉज समवन हैज़ अ लो आईक्यू, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्यार डिजर्व नहीं करते, उनको कोई इमोशंस फील नहीं होते। अपन ऐसा सोचते हैं ना कि अरे ये बोल नहीं सकते, ये तो कुछ फील ही नहीं कर सकता, इसको तो अपन थोड़ा सा मतलब इसके साथ शैतानी कर देते हैं, इसके साथ टीज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी केयर की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके पास एज सच कोई बॉन्ड होता नहीं है जिसके साथ वो प्रॉपरली रह पाए, ठीक है। अब आता है गिफ्टेडनेस क्या होता है, ये दूसरा एक्सट्रीम है। पीपल हु आर वेरी इंटेलिजेंट, आईक्यू अबव 130 एकदम हाईली गिफ्टेड, मतलब गिफ्टेड, ठीक है। हाईली गिफ्टेड ये होंगे आईक्यू अबव 140 टू 145, जीनियस लोग एकदम। सिर्फ 2% यहाँ पे फिट होते हैं, हम नहीं आते उसमें, ठीक है, क्योंकि हम सब एवरेज में फॉल करते हैं। इसमें तुम अगर ले सकते हो, किसका एग्जांपल लोगे? फ्रांसिस गैल्टन, उसका आईक्यू बहुत ज्यादा था। आइंस्टाइन। आइंस्टाइन, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये सब तुम लोग यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अब ना 1921 में लुई टर्मन ने 1528 1528 बच्चों को सिलेक्ट करा था। बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे थे, उनका आईक्यू बहुत ज्यादा था। ही वांटेड टू स्टडी व्हाट हैपेंस टू देम एज दे ग्रो अप। ये बच्चों को बोला गया था टर्मन्स टर्माइट्स, टर्मन के दीमक। लोग ये मानते थे कि जो गिफ्टेड पीपल होते हैं ना वो सोशली थोड़े से ऑकवर्ड होते हैं, बट गेस व्हाट टर्मन फाउंड, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं दे वर एक्चुअली स्मार्ट एंड गुड एट स्टडीज, फिजिकली बहुत हेल्दी और अट्रैक्टिव होते थे, मेंटली बहुत स्टेबल, ठीक है, और बहुत लीडर्स, प्रोफेशनल्स, पॉलिटिशियंस और सक्सेसफुल अडल्ट्स बन चुके थे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है देखो, ओनली चिल्ड्रन विद एक्सट्रीमली हाई आईक्यू समटाइम्स हैड ट्रबल एडजस्टिंग सोशली। जैसे कि एक जीनियस है, ठीक है, हु कैन डू कॉलेज लेवल मैथ एट 10, ठीक है, वो मतलब कि कॉलेज के लेवल की पढ़ाई कर सकता है उसकी कम उम्र में, बट उसको बहुत अकेला फील होता है, क्योंकि ना वो फिर अपने क्लासमेट्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। उसके क्लासमेट्स उसको ऐसे बोलते रहेंगे कि रहने दे भाई, तू तो बहुत पढ़ता है, तुझे तो सब कुछ आता है, हमें तो पढ़ने दे, तो फिर उसको बहुत अकेला अकेला सा फील होगा, ठीक है। अब आती है अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कि यार आपको पता है कि आपके खुद के इमोशंस को आपको कैसे समझना है, ठीक है, दूसरे को इमोशंस को कैसे समझना है, मैनेज कैसे करना है, कैसे सोशल सिचुएशंस में कौन सा इमोशन कब दिखाना है। प्रिया है, ठीक है, वो अपनी क्लास में टॉपर नहीं है, बट बहुत अच्छी लिसनर है, प्रॉब्लम्स को बहुत कामली सॉल्व करती है, पैनिक नहीं करती जल्दी से, और अपने फ्रेंड्स को बहुत सपोर्ट करती है जब वो है ना दुखी होते हैं। तो वो एक तरह से इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है। अब
बुक स्मार्ट होना ही काफ़ी क्यों नहीं होता? देखो, जो बुक स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो लाइफ में कभी-कभी इतनी अच्छे से मतलब कि फंक्शन नहीं कर पाते। जैसे कि एक लड़का है रोहन, ठीक है? वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाता है स्कूल में, बट जब रोहन ने काम स्टार्ट करा, जॉब स्टार्ट करी ना, तो अपने कोवर्कर्स के साथ उसको साथ-साथ चलने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो उनके इमोशंस को समझ नहीं पा रहा, ठीक है? वो कब गुस्सा कर रहे हैं, क्यों इरिटेट हो रहे हैं, खुद के स्ट्रेस को भी हैंडल नहीं कर पा रहा था, ठीक है? और दूसरों की भी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि रोहन में इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत कमी थी, ठीक है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस का अगर आपको क्वेश्चन वगैरह कुछ आए तो ध्यान रखना कि जो सैलोवे और मेयर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में। अकॉर्डिंग टू सैलोवे एंड मेयर, इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स खुद के इमोशंस को समझना, उनको मैनेज करना, दूसरों को समझना और अच्छे तरीकों से अपने इमोशंस को यूज करना, ठीक है? अब एक रिसर्च हुई थी कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। एक रिसर्च हुई थी जिसमें 321 पीपल रेड इमोशनल स्टोरीज रिटन बाय अदर्स। दे हैड टू गेस हाउ द राइटर फेल्ट, कि राइटर को कैसा लगा ये स्टोरी लिखते टाइम। जिन्होंने एक्यूरेटली गेस करा ना, उनका बहुत ज़्यादा हायर एम्पैथी था, देखा गया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस उनकी हाई थी, ठीक है? तो हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है? अब रियल लाइफ एप्लीकेशन, जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं ना विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, उनकी अच्छी रिलेशनशिप्स रहती हैं अपने पेशेंट्स के साथ, ठीक है? दे वर बेटर एट कम्युनिकेटिंग एंड शोइंग कंपैशन। उन्होंने खुद के इमोशंस को भी बेटर तरीके से हैंडल करा, ठीक है? और दूसरों के भी। अब इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल के कुछ ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल्फ कंट्रोल होता है, इम्पल्सिवली एक्ट नहीं करते, वो पैनिक नहीं करते, एम्पैथेटिक होते हैं, गिव अप नहीं करते, ठीक है? मोटिवेटेड होते हैं और इमोशनली अवेयर होते हैं। कभी-कभी समझ नहीं आता ना अपन को कि अपन क्यों गुस्सा कर रहे हैं, पर उन लोगों को पता होता है, ठीक है? कि अगर उनको गुस्सा आ रहा है, ठीक है? तो क्यों आ रहा है और अभी क्यों नहीं करना चाहिए उनको गुस्सा। अब लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है? इमेजिन लैंग्वेज एज अ जाइंट लीगो बॉक्स। लीगो क्या होता है? लीगो बोलते हैं ना इसको, पता है किसी बहुत को? सारे पीसेस होते हैं इसमें, हमें असेंबल करने होते हैं सब। खेला है कभी? नहीं दीदी, बस देखा है। तो जो लीगो पीस होता है ना, वो छोटा होता है, अब ठीक है? बट व्हेन यू पुट देम टुगेदर इन द राइट वे, उनको जोड़ोगे तो आप स्टोरीज बना सकते हो, क्वेश्चंस, जोक्स, इंस्ट्रक्शंस, पोएट्री, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है? वैसे ही लैंग्वेज, ठीक है? बहुत मतलब ऐसे वर्ड जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, बट उनको अपन, जैसे कि मैं जो बोल रही हूँ, तुम लोग ये बोल रहे हो, तो अपन कितनी सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं बोल बोल के, लिख लिख के, ठीक है? तो वो लैंग्वेज होती है। अपनी लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स दैट वी कंबाइन यूजिंग रूल्स टू कम्युनिकेट थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज विद अदर्स, ठीक है? लैंग्वेज को ना एक उससे उसके जैसा मानो, लाइक लर्निंग हाउ टू कुक अ डिश। इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं बेसिक यूनिट्स, जैसे कि साउंड्स, मीनिंग। रेसिपी क्या होती है? अपनी रूल्स, कैसे उनको कंबाइन करें। जैसे मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, ग्रामर अपन ने पढ़ी है, ठीक है? तभी अपन को रूल्स पता है उसके थोड़े से। फाइनल डिश क्या आती है? मैं जो बोल रही हूँ ये फाइनल डिश ही है, ठीक है? मैं तरीके से बोल रही हूँ, एकदम सोच समझ के ग्रामेटिकली बोल रही हूँ। अब इनके ना लेवल्स होते हैं, ठीक है? लेवल सबके निकलेंगे। 10 पेजेस और हैं, बस हो जाएगा खत्म अभी। सबसे पहले आता है फोनीम्स, ठीक है? फोनीम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। जैसे कि एक वर्ड है कार, द लेटर ए इन कार, ठीक है? एज इन KAR, कार। साउंड आ रही है ना इसमें, ए की कार। द सेम लेटर ए इन डे, ठीक है? एज इन DEY। सेम दिखते हैं स्पेलिंग में, बट दे साउंड डिफरेंट। इसका मतलब होता है डिफरेंट फोनीम्स। कार, डे, ठीक है? अदर फोनीम्स, TH इन थिंक, SH इन शिप, ठीक है? CH इन चेयर। अब बेबीज का क्या रिश्ता होता है फोनीम्स के साथ? जो बच्चे होते हैं ना, दे आर यूजुअली born with the ability to hear all phonemes from all languages, but by around 9 months they start to lose the ability to hear sounds not used in their own language. जैसे कि एक बच्चा है in Japan might stop recognizing the English I वर्सेस आर साउंड्स, बिकॉज जो जापानीज होते हैं वो उनको सेम तरीके से यूज नहीं करते, उनके वहां पे शायद अलग तरीके से यूज होता होगा, ठीक है? ये अपना फोनीम होता है। फिर इसके बाद लेवल आता है अपना मोफीम, द मीनिंग यूनिट्स। मोफीम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मीनिंग्स। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है और ये है अपना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, ठीक है? एग्जाम्पल, द वर्ड प्लेइंग इज इक्वल्स टू प्ले,
प्ले एक्शन हो गया प्लस ing, अभी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गए, दो मोर्फेम आए, ठीक है। अनहैप्पी में भी दो आए, अन मतलब कि नॉट प्लस हैप्पी, तो इसमें भी दो मोर्फेम आए। तो इवन अ सिंगल वर्ड कैन हैव मोर देन वन मीनिंग पार्ट, ठीक है। फिर आता है सिंटेक्स, द वर्ड ऑर्डर रूल्स। ये रूल्स होते हैं, ठीक है, कि कैसे हमको वर्ड्स को साथ में रखना है ताकि हम एक करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकें। एग्जाम्पल, जॉन किडनैप द बॉय वर्सेस जॉन द किडनैप्ड बॉय। कौन सा अच्छा लग रहा है तुम्हें, इसमें कौन सा मीनिंगफुल लग रहा है? बी। क्या? बी? जॉन ने ए, है ना, वर्ड सेम है बट कंप्लीटली एकदम मतलब ही अलग हो गया, ठीक है। अब देख, जैसे कि देखो, एक होटल का साइन है, यू आर वेलकम टू विजिट द सिमेट्री वेयर फेमस कंपोजर्स आर्टिस्ट एंड राइटर्स आर ब्यूरिड डेली एक्सेप्ट थर्सडे। इट साउंड्स लाइक फेमस पीपल आर ब्यूरिड एवरी डे एक्सेप्ट थर्सडेज। अब बहुत ही गलत सिंटेक्स है यहाँ पे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है। तो सिंटेक्स का मतलब होता है कि कैसे रूल्स आपको क्रिएट करने की, जिस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को एक मीनिंगफुल तरीके में रख सको। फिर आता है सिमेंटिक्स, द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस। Semantics is about the meaning behind words and sentences. Example, Johnny hit the ball. The ball was hit by Johnny. सेम मतलब है, जॉनी ने बॉल को मारा, सेम सिमेंटिक्स है। वर्ड ऑर्डर डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटेक्स अलग है, ठीक है, बट जो सिमेंटिक्स है कि मतलब क्या है, मतलब सेम है, ऑर्डर अलग है, सिंटेक्स अलग है यहाँ पे। फिर आता है प्रैग्मैटिक्स, द सोशल रूल्स ऑफ लैंग्वेज। प्रैग्मैटिक्स इज द सोशल पार्ट ऑफ लैंग्वेज, कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसको बोलना है। एग्जाम्पल, आप अलग तरीके से बात करते हो एक बच्चे से और एक टीचर से, ठीक है। यू से हेलो मैम टू योर प्रोफेसर एंड हे बडी, और यार क्या हाल चाल, गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग मैम, ठीक है। अपने दोस्त से अलग तरीके से बात करते हो, टीचर से अलग तरीके से बात करते हो। तो ये आपका प्रैग्मैटिक्स होता है कि सोशली एक्सेप्टेड रूल्स क्या होते हैं लैंग्वेज के, ठीक है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है? लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग, इट्स में अपनी थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चंस पूछना, दूसरों से कनेक्ट होना, ये सब कुछ आ जाता है। तो बच्चे कैसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपन। इमेजिन अ बेबीज ब्रेन एज अ स्पॉन्ज, ठीक है। एक स्पॉन्ज होता है ना, वो सब कुछ सोख लेता है, soaking up everything people around them say, especially when adults use a special way of talking called child directed speech. वो एक स्वीट वॉइस होती है, हाई पिच्ड, हु इज अ क्यूट बेबी यू आर, अरे क्यूटू क्यूटू कौन है, कौन मेरा अच्छा बच्चा है, राजा बेटा है, ऐसे नहीं बोलते, बोलते ना छोटे बच्चों को, ठीक है। तो ये बच्चों का अटेंशन ग्रैब कर लेता है, ठीक है, उनको फोकस करने में हेल्प करता है। अब देखो, रिसेप्टिव वर्सेस प्रोडक्टिव लैंग्वेज क्या होती है। बेबीज अंडरस्टैंड अ लॉट मोर देन दे कैन से, ये बोलते हैं अपन को रिसेप्टिव प्रोडक्टिव लैग, मतलब कि आप बोलोगे वेयर इज योर टेडी, द बेबी लुक्स अराउंड, वो देखेगा, फाइंड्स द टेडी, टेडी ढूंढेगा, एंड स्माइल्स इवन दो दे कांट से कि यहाँ है, वो टेडी ढूंढेगा, ठीक है, और वो लाके देगा, वो स्माइल करेगा, ऐसे दो दांत ऐसे निकले हुए होंगे उसके, ठीक है। अब ना स्टेजेस होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। सबसे पहले कूइंग, 2 मंथ्स के अराउंड, जैसे कि बेबी जो होता है वो वाव लाइक साउंड्स क्रिएट करता है, वो आ, ठीक है। जैसे कि टीना नाम की एक बच्ची है, ठीक है, वो अपने झूले में ऐसे लेटी हुई है, वो फैन को देख रही है, वो सॉफ्टली बोल रही है, ठीक है, लाइक शी इज ट्राइंग टू टॉक टू इट, ठीक है। फिर होती है बैबलिंग, बैबल करना, अराउंड 6 मंथ्स के अराउंड डेवलप होती है। बाबा, दादा, मम्मा, मम्मम, ठीक है, ये सब बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर होता है वन वर्ड स्पीच, होलो फ्रेजेस, ये 12 मंथ्स के अराउंड डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है ना, वो सिंगल वर्ड्स बोलता है दैट रिप्रेजेंट होल आइडियाज। दूध दूध चाहिए, ठीक है, मतलब सिर्फ मान लो कि वो मिल्क बोल रही है, दूध या पानी या खाना, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे दूध चाहिए, या फिर मैं दूध देख रही हूँ, आप मेरा दूध लाना भूल गए, ठीक है, या मैंने दूध गिरा दिया, ठीक है। तो ये वन वर्ड सेंटेंसेस को अपन बोलते हैं होलो फ्रेजेस। फिर आता है टेलीग्राफिक स्पीच, जो 18 से 24 मंथ्स के अराउंड डेवलप होती है। बेबी यूजेस 2 और मोर वर्ड्स, ठीक है। जैसे कि वो बोलती है, मम्मी जाओ, कुकी चाहिए, ठीक है, डॉगी स्लीप, ठीक है। मम्मी जाओ का मतलब समझ आ रहा है, ठीक है, कि मम्मी जा रही है, या फिर वो बोल रही है कि मम्मी जाओ, ठीक है। कुकी चाहिए मतलब कि मुझे कुकी दो, मुझे बिस्किट दो, ठीक है।
अब लास्ट होता है अपना होल सेंटेंसेस। 2.5 साल से लेके 6 साल तक में डेवलप होता है प्रॉपर सेंटेंसेस, बच्चे फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अब जो टीना है वो बोलती है कि आई वॉन्ट टू गो टू द पार्क बिकॉज इट्स सनी एंड आई लाइक द स्विंग। मुझे पार्क में जाना है क्योंकि मौसम अच्छा है मम्मी, और मुझे झूला झूलना है। ठीक है, क्लियर उसके सेंटेंसेस हैं, पूरे स्ट्रक्चर्ड है, और वो अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर पा रही है।